आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कृषि कानून, जिसके लिए कल वापस ले लिया गया है, तो उस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य बिंदु ये है कि मोदी सरकार की तपस्या फेल होने की कहानी, किसानों के विरोध की असली वजह और वो तर्क जिन्होंने मोदी सरकार को झुका दिया। मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। जिन कानूनों को लेकर किसानों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, एक साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान डटे थे, सड़कें बंद थीं। अब उस विवादित चैप्टर को ही खत्म करने का फैसला ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन किया और आते ही अपनी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। किसानों का जो वर्ग इन कानूनों का विरोध कर रहा था वो झूम उठा। विपक्ष भी इसे अपनी जीत बताने लगा तो कहीं सत्ताधारी बीजेपी इसे पीएम का बड़प्पन बताने लगे। मोदी सरकार की तपस्या कैसे फेल हुई? अब आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह, राजनीति भी होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार की तपस्या कामयाब नहीं हुई क्यों? पीएम की जाने पीएम की माने तो वे अपने सरकार किसानों को ठीक तरीके से नहीं समझा पाए, लेकिन असल में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पास कई कारण थे। जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी किसान थे, उनके पास कई कारण थे जिस वजह से वे कृषि कानूनों पर पुरजोर रूप से विरोध कर रहे थे। अब जब ये कानून वापस लेने का फैसला हो ही गया है, तो अब इन कानूनों के उन पहलुओं पर भी नज़र डाल ली जाए जिनको लेकर बवाल काटा जा रहा था। पिछले 16 सितंबर को लोकसभा से तीनों कृषि विधेयक पास कर दिए थे। इसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा ने उन्हें पारित भी कर दिया। उसके बाद से ही देश में कई जगह और छिटपुट प्रदर्शन होने लगे थे। पंजाब में तो ज़्यादा ही गर्मा गर्मी देखने को मिली। जब तक किसान सड़क पर नहीं आए थे, लेकिन विरोध के सुर सुनाई देने लगे थे। जिन 3 कानूनों को लेकर सरकार आई थी वो कुछ इस प्रकार थे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पहला कानून। इस कानून में सरकार ने सिर्फ इतना कहा था कि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए सिर्फ मंडियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, वे मंडी से बाहर भी अपनी फसल को ऊंचे दामों में बेच सकते थे। सरकार तर्क दे रही थी कि सरकार का तर्क ये था कि ऐसा होने से किसानों के लिए ज़्यादा विकल्प खुल जाएंगे और उनकी मंडियों पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार ने इस बात की भी उम्मीद जताई थी कि ऐसा होने से निजी खरीदारों और किसानों को और ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। अब सरकार ने ज़रूर इस कानून को इस नज़रिए से किसानों के सामने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उनकी तपस्या प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फेल कर दी। इस कानून को लेकर किसानों का साफ कहना था कि ऐसा होने पर एपीएमडी मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, निजी खरीदारों के पास ज़्यादा ताकत होगी और वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने दाम पर फसल खरीद सकेंगे। सरकार ने हर मौके पर किसानों के इस दावे को नकारा, लेकिन ये विवाद सुलझने के बजाय उलझता गया। किसान ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक बाजार की परिकल्पना उन्हें फ़ायदा देगी। उनकी नज़रों में इस कानून के लागू होते ही बिना किसी पंजीकरण के भी बड़े प्राइवेट प्लेयर मैदान में कूद पड़ेंगे और किसानों की फसल को बिना किसी नियम के खरीद बेच सकेंगे। कानून के इसी पहलू ने किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे निजी खरीदारों की कठपुतली बन जाएंगे और उनकी फसल को उचित दाम तो दूर, उनका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। ये बात उन्हें लग रही थी। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि विधेयक, ये भी एक विधेयक था। कि अब बात करते हैं इस दूसरे कानून की, जिसका सारा केंद्र
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रहा। सबसे आसान शब्दों में समझाना चाहें तो ये कानून कहता है कि आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर कुछ समय के लिए किसी ठेकेदार या ये कह लीजिए कि पूंजीपति को दे दिया जाएगा और वो अपने हिसाब से फसल का उत्पादन करेगा और बाद में उसे बेचेगा भी। इस कानून में बताया गया है कि किसानों और उस ठेकेदार के बीच एक समझौता किया जा सकेगा जिससे भविष्य में एक तय दाम में फसल को बेचा जा सके। सरकार ने तर्क दिया था कि ऐसा होते ही किसानों को अपनी फसल का ज़्यादा मूल्य मिलेगा। कानून में इस बात का भी जिक्र था कि जिन किसानों की ज़मीन 5 हेक्टेयर से कम है उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने सरकार के इस कानून को भी सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा एक भी पहलू नहीं रहा जहां पर किसान और सरकार की सोच मैच कर गई हो। अगर सरकार को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती का भविष्य नज़र आ रहा था तो किसान इसे सिर्फ और सिर्फ अपने उत्पीड़न के रूप में देख रहे थे। उनका तर्क था कि ऐसे समझौतों में हमें ज़मीन खरीदने वाले ठेकेदार या पूंजीपति की ज़्यादा बात मानी जाएगी। समझौते के दौरान भी किसानों को कुछ ज़्यादा कहने का या बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा। किसानों का ये भी कहना था कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उन किसानों को चुनेंगी जिन्हें उन्हें फ़ायदा हो सके। ऐसे में छोटे किसान छोटे रह जाएंगे और उनका नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं किसानों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर इस समझौते के बीच कभी विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे में जीत हमेशा पूंजीपति की हो जाएगी, क्योंकि वो महंगे से महंगा वकील ला सकता है लेकिन किसान बेसहारा रह जाएंगे। ऐसे में सरकार ने चाहे इसे एक दूरदृष्टि वाला कानून बताया लेकिन किसानों ने इस दावों में विश्वास नहीं जताया और पीएम की तपस्या फेल हो गई। आवश्यक वस्तु विधेयक, ये क्या है? ये तीसरा कानून है, आवश्यक वस्तु विधेयक। अब ये तीसरा कानून भी सरकार यही सोचकर लाई थी कि खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। सोच ये थी कि आलू, प्याज, खाद, तेल, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु के कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि आप अपने मन मुताबिक इन कृषि उत्पादों का स्टॉक कर पाएंगे। सिर्फ युद्ध और आपातकाल जैसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करेगी, लेकिन किसानों को सरकार का यह तर्क भी रास नहीं आया। ये कहकर इसका विरोध कर दिया कि ऐसा कानून आते ही असाधारण परिस्थितियों में वस्तुओं के दाम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। किसानों का ये भी कहना था कि इस कानून की वजह से ये कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, आने वाले समय में उन्हें मन मुताबिक रेट पर बेचने पर मजबूर कर सकती हैं। एक किसान वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि कानून के आने से जमाखोरी बढ़ जाएगी और सरकार को ही इस बात का पता नहीं रहेगा कि कहां पर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इस पूरे विवाद का सारांश यही है कि किसान ये मान बैठे थे कि इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से सिर्फ खेती का निजीकरण किया जा रहा है। उन्हें इस बात का भी खतरा लगने लगा था कि अगर सरकार मंडियों को समाप्त कर देगी। डर तो ये भी आ गया था कि उन्हें अपनी फसल पर एमएसपी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इन सभी आशंकाओं को मोदी सरकार दूर नहीं कर पाई। किसानों से बातचीत भी सफल नहीं रही। ऐसे में उनकी ये जो तपस्या थी वो अधूरी रह गई। अब देखते हैं कि सरकार क्या सुधार करती है।